नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन संसार की भाषाएं और उसका वर्गीकरण ये यूनिट प्रारंभ करने जा रहे हैं। संसार में अनेकानेक भाषाएं तथा बोलियां हैं। एक कहावत है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। अर्थात पानी का स्वाद हर चौथे कोस पर कुछ न कुछ बदल जाता है और भाषा हर 8वें कोस पर कुछ न कुछ परिवर्तित हो जाती है। तो सोचने की बात है कि जब हर 8 कोस पर भाषा में कुछ न कुछ परिवर्तन दृष्टिगत होने लगते हैं तो इतने लंबे चौड़े विश्व में कितनी अधिक भाषाएं और बोलियां होगी। संसार की भाषाओं का वर्गीकरण विद्वानों ने कई आधारों पर किया है और उसमें जो प्रधान है, मुख्य है, वो 2 प्रकार का है वर्गीकरण। एक तो है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। आज अपन आकृति मूलक भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण इसके संबंध में चर्चा करेंगे। आकृति मूलक वर्गीकरण का आधार संबंध तत्व है। इसमें 2 बातें ध्यान देनी आवश्यक है। पहली तो ये कि वाक्य में शब्दों का पारस्परिक संबंध किस प्रकार प्रकट किया गया है। उदाहरण के लिए यदि हम जैसे मैंने भोजन किया वाक्य लें तो मैं, भोजन और करना, अर्थ तत्वों का संबंध एक दूसरे से किस प्रकार प्रकट किया गया है या वे एक दूसरे से किस प्रकार बांधे गए हैं। दूसरा, मैंने, भोजन और किया, ये 3 शब्द किस प्रकार धातु, प्रत्यय या उपसर्ग लगकर बने हुए हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वाक्य विज्ञान और रूप विज्ञान या वाक्य रचना एवं पद रचना पर ही यह वर्गीकरण आधारित है। भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण की परंपरा पुरानी है, किंतु महत्वपूर्ण व्यक्तियों में इस दृष्टि से प्रथम नाम स्लेगल का लिया जा सकता है। उन्होंने भाषाओं को 2 वर्गों में रखा था। सामान्य दृष्टि से इसके 1 दर्जन से अधिक वर्ग बनाए जा सकते हैं, किंतु तत्वतः अधिक वैज्ञानिक वर्ग केवल ये 2 ही बनते हैं। इसलिए मुख्य रूप से हम चर्चा आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण की ही करेंगे। आकृति या रूप की दृष्टि से संसार की भाषाओं को मुख्यतः प्रमुखतः 2 वर्गों में रखा गया है। अर्थात आकृति मूलक वर्गीकरण के 2 मुख्य रूप से भेद हैं। एक तो है अयोगात्मक भाषाएं और दूसरा है योगात्मक भाषाएं। अर्थात आकृति मूलक वर्गीकरण के 2 मुख्य भेद हुए, एक तो अयोगात्मक और दूसरा योगात्मक भाषाएं। जैसा कि इस चार्ट में मैंने बता रखा है कि अयोगात्मक भाषाएं चीनी और तिब्बती है और योगात्मक भाषाओं के पुनः 3 भेद हुए हैं, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट भाषाओं के भी 4 प्रकार के उपभेद किए गए हैं, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक और अंत योगात्मक तथा पूर्वांत योगात्मक। और श्लिष्ट भाषाओं के 2 भेद किए गए हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी पुनः इनके 2 भेद होते हैं। अंतर्मुखी के 2 भेद, संयोगात्मक और दूसरा वियोगात्मक। इसी तरह बहिर्मुखी के भी 2 भेद होते हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। प्रश्लिष्ट के भी 2 भेद हैं, एक तो है पूर्ण प्रश्लिष्ट और दूसरा है आंशिक प्रश्लिष्ट। अब अपन संक्षेप में यहाँ पर
इन आकृति मूलक वर्गीकरण को देखेंगे। सबसे पहले अयोगात्मक भाषाएं। अयोगात्मक उन भाषाओं को कहते हैं जिनमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है। प्रत्येक शब्द स्वतंत्र होता है और प्रत्येक शब्द की स्वतंत्र या अलग सत्ता होने से इसे हम आइसोलेटिंग या पृथक पृथक भी कहते हैं। इसमें प्रत्येक शब्द प्रकृति या मूल के तुल्य होता है। इन भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए संस्कृत में राम में इन टा प्रत्यय जोड़कर रामेण बनता है, या हिंदी में मुझे दो वाक्य का प्रयोग करने के लिए मैं कुछ जोड़ घटाकर मुझे बनाना पड़ता है। पर अयोगात्मक भाषाओं में इस प्रकार के योग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनमें किसी भी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वाक्य के स्थान के अनुसार शब्दों का अर्थ समझ लिया जाता है, इसलिए इन भाषाओं को स्थान प्रधान भाषा भी कहते हैं। हिंदी में भी कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें शब्दों में विकार नहीं होता और स्थान बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। जैसे राधा सीता कहती है तथा सीता राधा कहती है। इन दोनों वाक्यों में शब्द, स्थान और प्रयोग के अनुसार संज्ञा, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण आदि हो सकता है। उसमें शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं है। कुछ और उदाहरण यहाँ हम ले सकते हैं। जैसे तालेन, तालेन बड़ा आदमी, और लेन ता तो आदमी बड़ा। दूसरा उदाहरण है नगो तो नी, मैं मारता हूँ तुमको। लेकिन अगर शब्दों का स्थान परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे नी त ग्नो, तुम मारते हो मुझको, तो यहाँ पर स्थान परिवर्तन से ही वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आ गया है। यहाँ तक कि विभिन्न काल की क्रियाओं के रूप बनाने में भी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे हिंदी के चलना का भूतकाल चला बनेगा, जो देखने में चलना से भिन्न है, पर पुरानी चीनी में तसेन चलना का भूतकाल बनाने के लिए उसके आगे लियोन, जिसका अर्थ होता है समाप्त, रख देंगे। तो तसेन लियोन चला, ये शाब्दिक अर्थ इसका होगा कि चलना समाप्त हो गया। कहना न होगा कि दोनों में तसेन का रूप एक ही है, आगे दूसरा शब्द मात्र आने से काल परिवर्तन हो गया है। मूल शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न कोई जोड़ना घटाना ही यहाँ अपेक्षित है। इसी प्रकार त लय, त मतलब वह, लय मतलब आता है, और त लय लियाव, तो लय के बाद लियाव शब्द रखने से वो भूतकाल अर्थ हो गया कि वह आया। तो यहाँ यह स्पष्ट है कि इन भाषाओं में प्रत्येक शब्द की अलग अलग संबंध तत्व तथा अर्थ तत्व व्यक्त करने की शक्ति होती है, और वाक्य में स्थान के अनुसार ही उनके ये तत्व जाने जाते हैं। जैसा कि हम ऊपर उदाहरणों में देख चुके हैं कि लियोन का अर्थ तत्व है खत्म करना या समाप्त, किंतु तसेन लियोन में यह संबंध तत्व हो गया और भूतकाल का भाव व्यक्त करता है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में लियाव का अर्थ तत्व है पूर्ण या पूर्णता, पर यहाँ वह संबंध तत्व हो गया और भूतकाल का भाव व्यक्त कर रहा है।
इस प्रकार वहाँ शब्दों के संबंध तत्व तथा अर्थ तत्व रूप में दो अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए एक शब्द य लें, इसका अर्थ तत्व रूप में अर्थ है प्रयोग, पर संबंध तत्व के रूप में ये से। इस प्रकार तिस का अर्थ है स्थान, पर संबंध तत्व का अर्थ हो गया का। अन्य प्रकार की भाषाओं की तरह इस वर्ग की भाषाओं में शब्दों के व्याकरणिक रूप स्पष्टतः अलग अलग नहीं होते। ऊपर के वाक्यों में नो का अर्थ मैं और मुझको दोनों हैं। इसी प्रकार नी का अर्थ तुम भी है और तुमको भी है। केवल स्थान से ही इसके अंतर का पता चल सकता है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अयोगात्मक भाषाओं में संबंध तत्व का बोध शब्दों में कुछ जोड़कर, जैसे हिंदी में मैं से मैंने, या कुछ भीतरी विकार परिवर्तन लाकर, जैसे मैं से मुझे, नहीं कराया जाता, अपितु संबंध तत्व बोधक लियोन, लियाव आदि शब्दों को जोड़कर या मात्र शब्द विशेष पर मूल शब्दों को रखकर ही कराते हैं। अयोगात्मक भाषाओं में शब्द क्रम का महत्व तो है ही, किंतु इसके साथ यहाँ तान अर्थात सुर या स्वर का भी महत्व है, उससे भी संबंध दिखाए जाते हैं। इसी प्रकार निपात या संबंध सूचक या अपूर्ण शब्दों का भी आधार लिया जाता है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। चीनी के अतिरिक्त अफ्रीका की सूडानी ये स्थान प्रधान, एशिया की मलय यह एकाक्षर नहीं है, अनामी स्वर प्रधान, बर्मी निपात प्रधान, श्यामी तथा तिब्बती ये भी निपात प्रधान आदि भाषाएं भी लगभग इसी क्रम की है, अर्थात अयोगात्मक भाषाओं में आती है। तो आज अपन ने भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण का जो पहला भेद था अयोगात्मक, उसको अपन ने देखा। धन्यवाद। आज का अपना लेक्चर यहीं समाप्त होता है।